हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज हमारी रिवीजन सीरीज 4.0 की क्लास नंबर सेकंड है। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट। गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इस सीरीज में केवल उन्हीं टॉपिक को कवर करवा रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, जहां से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस ये जो सीरीज है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तक देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। जैसे कि लास्ट सेशन में हुआ भी था, रिवीजन सीरीज 3.0 से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। इसी बात को ध्यान में रख करके मैं यहाँ पर कंप्लीटली आपको टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड कंटेंट ही इस सीरीज में डिलीवर करने वाला हूँ। इससे पहले क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो रिवीजन सीरीज 4.0 की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप स्टार्टिंग की जितनी भी मैंने क्लास ली उनको देख सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं वहां से। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। टेलीग्राम पे हम आपको क्विज करवाते हैं फ्री में, जहां से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। तो गाइस क्विज के लिए, फ्री क्विज के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा मैं क्लासेस के लिंक भी शेयर करता रहता हूँ आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे। इन सभी के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिए हैं। देखो गाइस यहाँ पे तो थ्योरी में आपको कवर करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इसकी सीरीज में अलग से करवा रहा हूँ आपको। आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की सीरीज मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर भी आपको मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज के थ्रू हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सो मेक श्योर आप इस सीरीज को भी फॉलो करें। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम कंटिन्यू करेंगे गाइस, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि हमने इस गाइस देखो एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है अभी। इस बात को ध्यान में रख के हमने आप सभी के लिए 20 डेज वाला कोर्स अवेलेबल करवाया था, जिसकी फीस ओनली 999 रखी गई थी स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए। अभी 18 स्टूडेंट्स का स्लॉट फिल हो चुका है, दो अभी भी स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, दो स्लॉट खाली हैं अभी भी। ओनली 999 में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक 30 डेज वाला कोर्स है जिसकी फीस ओनली 1499 है। गाइस इन दोनों कोर्सेज को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आपको क्रिस्प वे में टू द पॉइंट पढ़ाया जाए और मिनिमम टाइम में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाए। यहाँ पे आप सिलेबस फिनिश कर लेंगे प्लस रिवीजन कर लेंगे मिनिमम टाइम में। इस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो आप इसमें इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। गाइज आपको मैं बता दूं, पेपर 1 के अलावा हम आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस भी पढ़ाते हैं, तो आप कॉम्बो कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। प्लस दिसंबर 2026 के लिए हमने आप सभी के लिए 6 मंथ वाले कोर्सेज भी अवेलेबल करवा दिए हैं। गाइज करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो कंप्लीट कोर्सेज हमारे इसी ऐप में अवेलेबल है। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं। गाइस देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिसर्च की। रिसर्च होती क्या है? रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अ टॉपिक और आइडिया टू क्रिएट न्यू नॉलेज और यूज एग्जिस्टिंग नॉलेज इन न्यू वेज। क्या बोला जा रहा है कि या तो आप कंप्लीट न्यू चीज क्रिएट कर दो, कोई कोई न्यू नॉलेज क्रिएट कर दो जिसको अभी तक कोई जानता ही नहीं है, तो रिसर्च कहलाएगी। या फिर एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो कि पहले से जानते हैं हम लोग, उसको यूज करते हुए कुछ नया बना दो, कि न्यू वेज में उसको डिफाइन कर दो, कि न्यू तरीके से कुछ नया ही क्रिएट कर दो, तो वो भी आपका रिसर्च ही कहलाएगा। So it involves collecting, organizing and analyzing evidence to understand a topic and increase the body of knowledge. तो वैसे देखो, अगर सिंपल भाषा में हम बात करें, जो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स हमारे, कि भाई कोई नया ज्ञान बनाना रिसर्च कहलाएगा, या फिर मौजूदा ज्ञान जो है हमारे पास, जैसे हमें पता है ग्रेविटी क्या है। अब हमें पता है ग्रेविटी क्या है, हमें ग्रेविटी के बारे में पता है, हिंदी में बोले तो गुरुत्वाकर्षण। तो वैसे देखो हमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में अच्छे से पता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटी कैसे काम करती है। इसको यूज करते हुए मैंने कुछ नया लॉ बना दिया, नए नए तरीके से इसको इस्तेमाल कर लिया, तो वो भी रिसर्च ही कहलाएगी, क्योंकि मैं कुछ नया बना रहा हूँ पुरानी नॉलेज का यूज करते हुए। तो सिंपल टर्म्स में इसको रिसर्च कहा जाएगा। कुछ नया करना, कुछ नया बना देना, या पुरानी नॉलेज का यूज करते हुए कुछ नया बना देना, रिसर्च कहलाएगा। टाइप्स ऑफ रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया, अप्लाइड रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसी तरह के बहुत सारे टाइप्स होते हैं रिसर्च के। तो जो मैं आपकी आज की क्लास में आपको करवाने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिसर्च के टाइप्स हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सिर्फ इतने ही नहीं होते जितने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और भी होते हैं। मैंने यहाँ पर ओनली 7 डाले, बट इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन ये एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसलिए मैं इनको करवा रहा हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर। तो गैस देखिए, नाम से पता चल रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब क्या हुआ? जो कि नॉन न्यूमेरिकल हो, जहां पर क्वालिटी पे फोकस किया जाए। सो यहाँ पे क्या होता है? इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा सच एज टेक्स्ट हो गया, वीडियो, ऑडियो, टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, ओपिनियन और एक्सपीरियंस। क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्लोर न्यू टॉपिक्स, जनरेट हाइपोथेसिस एंड गेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमिना। तो यहाँ पर हम
चीज़ों को समझ तो रहे हैं, चीज़ों की रिसर्च तो कर रहे हैं, बट नॉन न्यूमेरिकल डेटा का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग घबराएं नहीं। मैंने आप सभी के लिए भी कंटेंट डाला हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। गुणात्मक शोध बोलते हैं इसको हम लोग। इसमें क्या होता है, विचारों या अनुभवों को समझने के लिए पाठ, वीडियो या ऑडियो जैसे गैर सांख्यिकी डेटा को एकत्रित किया जाता है, उसका विश्लेषण करना शामिल है। समझते हैं उसको हम लोग डिटेल में, परिकल्पनाएं बनाते हैं और किसी घटना की गहरी समझ हासिल करने का जो काम इसके अंदर किया जाता है। तो सिंपल है, हमें रिसर्च करनी है लेकिन क्वालिटेटिव टर्म्स में करनी है। हमें न्यूमेरिकल पोर्शन ना लेकर के हमें क्वालिटी वाला पोर्शन लेना है। तो इसको कहा जाएगा क्वालिटेटिव रिसर्च। और नाम से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या हो गया, क्वांट का मतलब हो गया न्यूमेरिकल डेटा हम कलेक्ट करेंगे और फिर हम इसकी रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, अलग अलग टेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटर एडेड टूल्स का यूज किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज गुड फॉर रीचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसमें क्या है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को आप स्टडी कर सकते हो न्यूमेरिकल डेटा का यूज करते हुए, इसीलिए इसको हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। सिंपल टर्म्स में बात करें तो इसके अंदर न्यूमेरिकली वैल्यूज को यूज किया जाता है और यहाँ पर इन नंबर्स का यूज करते हुए हम लोग रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, जैसे एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, वो सब क्वांटिटेटिव रिसर्च में किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आती है आपकी अप्लाइड रिसर्च। इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। क्या बोला जा रहा है, हम यहाँ पर सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम्स का टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंजर्वेशन हो गया। अप्लाइड रिसर्च यूजेस एम्पिरिकल मेथोडोलॉजी सच एज एक्सपेरिमेंट हो गए टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू नॉलेज। तो यहाँ पर क्या है कि हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस होता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। और इसके अंदर इंपीरिकल रिसर्च की जाती है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फील्ड स्टडी हो सकती है या फिर हम एक्सपेरिमेंट तक कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो अप्लाइड रिसर्च कहलाएगी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है गाइज, इट इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन सिस्टमेटिकली एंड एक्यूरेटली। Descriptive research uses survey, observational study and case study to gather qualitative और quantitative data। डेटा कैसा भी इकट्ठा हो जाए लेकिन हमें उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्टिव हम कहते हैं ना कि आपका एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, मतलब आपको लिख करके एक्सप्लेन करना है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, हम लिख करके चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जैसे जैसे कि मैंने बताया कि केस स्टडी में क्या होता है, किसी के जीवन को आप बता रहे हो। जैसे कोई फ्रॉड हो गया, किंगफिशर फ्रॉड हो गया एसबीआई के साथ, है ना, ऐसे नीरव मोदी का केस हो गया था पीएनबी के साथ। तो आप उसमें क्या है, आप लिख लिख करके एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई पहले वो लोन लेने आया, इतने करोड़ का लोन ले गया हमसे, ऐसे ऐसे हुआ। तो यहाँ पे क्या है, केस स्टडी चल रही है। तो केस स्टडी केस में क्या होता है, केस स्टडी में हम कंप्लीट कहानी बता रहे होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगी जहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तभी ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि डिस्क्राइब करना है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन सिस्टमेटिकली एंड एक्यूरेटली। हमें क्या करना है, हमें उसको डिस्क्राइब करना है। इस तरह से रिसर्च की जाती है। वहाँ पर चीज़ों को समझा जाता है, पिछले जो चीज़ें हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है कि अच्छा ऐसे लोन लिया गया था, इस वजह से ये दिक्कत आई है, अब ऐसे हम लोन नहीं दिया करेंगे। तो इस तरह की जो रिसर्च है वो करी जाती है जहाँ पर हम लिख करके चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और हम इस तरीके से जो है सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस दैट हैव नॉट प्रीवियसली बीन स्टडीड इन डेप्थ। तो नाम से पता चल रहा है कि एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, जो कि पहले इतना इन डेप्थ में स्टडी नहीं हुई है, उस पर रिसर्च कर रहे हैं हम लोग। प्रीवियसली इतना ज़्यादा स्टडी नहीं हुई। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अ ऑफन क्वालिटेटिव एंड प्राइमरी इन नेचर। तो जनरली देखो कैसे होता क्या है कि एक ही टॉपिक पे हम बार बार स्टडी कर सकते हैं, तो लेकिन वो तभी स्टडी सही मानी जाएगी जब हम उसको नए लेवल पे लेके जाए। जैसे किसी ने रिसर्च करी कि भाई इस पहाड़ पे चढ़ा जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से चढ़ा जा सकता है जीने बना करके, हम उसने ये रिसर्च करी। तो हमें भी पहाड़ पे चढ़ने की रिसर्च करनी कि पहाड़ पे कैसे चढ़ा जाए, लेकिन हम रिसर्च करेंगे हेलीकॉप्टर से कि भाई इस पहाड़ पे हेलीकॉप्टर भी लैंड कराया जा सकता है, ऐसे भी चढ़ा जा सकता है। तो जो कंक्लूजन था वो ये था पहाड़ पे चढ़ना है, लेकिन हमने तरीके बदल दिए, है ना। तो एक्सप्लोरेटरी का मतलब है कि रिसर्च तो हो चुकी है पहाड़ पे कैसे चढ़ा जाए, लेकिन हम कुछ नए तरीके निकालेंगे जिससे कि कुछ नया ही मतलब मार्केट में आए, कुछ नई नॉलेज निकल के आए। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाएगी। बेसिक फंडामेंटल रिसर्च, ये तो बिल्कुल बेसिक रिसर्च है। तो ये प्योर रिसर्च कहलाती है, मतलब इसमें आपने कुछ नहीं किया है, गॉड की तरफ से पहले से था, नेचर में था, बट आपने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको नाम दे दिया, तो वो आपकी फंडामेंटल रिसर्च कहलाएगी। जैसे ग्रेविटी का पता कैसे लगा था कि एक जो एप्पल था वो हमारे न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के ऊपर गिर गया था। तो उन्होंने कहा कि सब सामान नीचे गिरते हैं, इस वजह से इसको हम कोई ऐसी ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा बल है, वैसा फोर्स है जो सामान को नीचे खींच रहा है, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया ग्रेविटी। तो इस तरीके से जो है ये रिसर्च कहलाएगी फंडामेंटल यानी कि बेसिक रिसर्च। इसमें चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, न्यूटन ने जो है इसमें कुछ भी अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला,
कुछ रिसर्च नहीं करा इसमें, बस उन्होंने ऑब्जर्व किया और देखा ऐसे हो रहा है, तो बस उन्होंने इसका नाम दे दिया। So it is conducted to expand general knowledge and formulate new theories without an immediate practical use in mind. Discoveries from basic research often form the foundation of our future applied research. तो ये जो है रिसर्च ऐसी है जो कि हो जाती है और इसको बाद में कई दूसरी रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिक रिसर्च जो सिंपल रिसर्च होती है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बट उसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे। A systematic and objective investigation where the researcher manipulates one or more variables in a controlled environment to determine cause and effect relationship। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि पैरासीटामोल कोरोना पे असर करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे, हम लोग करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट होंगे, बार बार देखेंगे, डोज बढ़ा के देखेंगे, डोज कम करके देखेंगे। तो इस तरह की जो भी रिसर्च होगी आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाएगी। अब मैं एक बार वीडियो को पॉज कर देता हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए इस चीज़ को, ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। गाइस ये जो हमने डिस्कस करी हैं अभी, जो 7 तरह के जो हमने रिसर्च मेथड्स देखे हैं, जो रिसर्च के टाइप्स देखे हैं, गाइस ये देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। एक आपका है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो, इससे रिलेटेड भी कोई कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बना है। और एक होती है आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बने हैं, इसको भी समझ लेते हैं गाइस। तो एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है कि जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक्स का मतलब है पुराना, जो ऑलरेडी हो चुका है। एक्स पोस्ट फैक्टो ऐसा फैक्ट जो कि ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद आप उस पर रिसर्च कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो गया और वो क्रैश कर जाता है, तो अब अगर रिसर्च की जा रही कि वो क्रैश क्यों हुआ था, क्या हुआ था, क्यों किस वजह से वो क्रैश करके कर गया, तो इस तरह की जो रिसर्च की जाएगी उसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के नाम से जानेंगे। और एक आती है आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है कि आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो, जैसे मोहनजोदाड़ो है, कोई सभ्यता के बारे में सर्च करना चाहते हो, या डायनासोर कैसे मरे, क्या हुआ था उस टाइम पर। तो अगर इस तरह की कोई चीज आप सर्च करना चाहते हो, रिसर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे हिस्टोरिकल रिसर्च आती है, मतलब बहुत ही पुराने इवेंट की बात की जा रही है। हिस्टोरिकल रिसर्च केस में जनरली क्या होता है कि हम जो रिटर्न डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, कोई बुक्स है, कोई रिसर्च पेपर अवेलेबल है, या कोई बुक अवेलेबल है, बहुत पुरानी बुक है, कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल है, तो जनरली हम इन चीज़ों के थ्रू ही स्टडी करने की कोशिश करते हैं। या कोई अभी ऐसा पर्सन जो कि जिंदा हो, जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ था हमारे देश में, किस तरीके से आज़ादी मिल गई, इस तरह की रिसर्च की जा रही है। तो इंडिपेंडेंस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा ओल्ड पर्सन मिल जाए जो कि भी जिंदा हो और इंडिपेंडेंस के टाइम पे उसका जन्म हुआ हो, मतलब उससे पहले का जन्म हुआ हो, जिसको नॉलेज उस तरह की हो, जिसको एक्सपीरियंस हो। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में इस तरह की जो चीजें हैं वो हम करते हैं, लाइक पास्ट डेटा पढ़ते हैं और पास्ट रिकॉर्ड देखे जाते हैं। चलो गाइज मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। अभी देखिए गाइज, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया है। तो गाइज देखो, यहाँ पर हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के बारे में पूछा गया है, व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। अब अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे और प्लस 2 नंबर आपके जेब में आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे गाइज, ध्यान से देखिए, तो हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है, इट कलेक्ट फैक्ट बाय प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इट कलेक्ट फैक्ट बाय गोइंग इन द पास्ट इन डिफरेंट पीरियड्स। तो गाइस बिल्कुल ऐसे ही होगा, आप पास्ट में जाकर के स्टडी करते हो, देखते हो कि पास्ट में क्या होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप पास्ट में चले जाएंगे जिंदा इंसान के तौर पे, ऐसे नहीं, मतलब बुक्स को पढ़ करके, है ना। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड, जैसे आपको रिटर्न बुक रिकॉर्ड हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, डायरी हो गया, लेटर हो गया, ट्रैवलर्स अकाउंट हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए। इस तरह के जो जो एविडेंस है उनको आप यूज करते हो, डॉक्यूमेंट्स यूज करते हो अपनी रिसर्च के लिए। तो ऐसे वो कितना आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है कि जो रिसर्च के मेथड्स हैं, अगर ये जो टाइप्स हैं, अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है थोड़ी सी भी, तो भी आप इस तरह के जो क्वेश्चंस बनेंगे उसका आंसर आप इजीली कर लेंगे। एक टॉपिक जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सैम्पलिंग मेथड। सो सैम्पलिंग मेथड, जो सैम्पलिंग टेक्निक्स भी कहते हैं हम लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो गाइस देखिए, इसमें ना 2 टाइप की सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं आपके, एक होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और एक होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जहां पर जो आपका सैंपल है, सैंपल तो आप लोग समझते हैं ना, नहीं समझते तो मैं बता दूं, जो पॉपुलेशन है जहां पे आप स्टडी कर रहे हो, जो एरिया ऑफ स्टडी आपका, तो इसके अंदर से हम कुछ सैंपल निकालते हैं जिसपे हम स्टडी करते हैं, और जो सैंपल का रिजल्ट होगा वही हम पॉपुलेशन के रिजल्ट पे जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके बताता हूँ, हाँ ये कुकर है हमारा, कुकर में हमें ये पता लगाना है कि जो इसके अंदर चावल है क्या वो पक चुके हैं क्या। तो हम क्या करेंगे, वो 4-5 दाने निकाल लेंगे, 3 सीटी लग जाएंगी तो 4-5 दाने निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो चावल गल चुके हैं, तो वो सैंपल कहलाएगा। क्योंकि इसमें कुछ 4-5 दाने हैं हमारे, हमने देखा कि चावल गल चुके हैं, वो चावल जो हमने 4-5 दाने निकाले वो गल चुके हैं। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला, हम यहाँ पे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हाँ भाई
जो यहाँ पर कुकर में चावल बने हैं वो सबके सब गल चुके हैं। तो इसे कहा जाएगा सैंपल, जो 4-5 दाने हैं, और जो कुकर के अंदर चावल है इसे कहा जाएगा पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो सैंपल हमने निकाला ना, अभी जो हमने 4-5 दाने निकाले थे चावल के, अगर हमने जानबूझ करके कुकर के एक कोने से, जानबूझ करके इसी कोने से निकाले हैं, तो वो कहलाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। मतलब जब हम सैंपल के जो आइटम है वो जानबूझ के निकालेंगे अपनी मर्जी से, तो वो कहलाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी मेथड कौन है? ये वाले जहां पर हम आंख बंद करके, मतलब आंख तो खैर बंद नहीं करेंगे, और जहां पे आप एकदम रैंडम तरीके से हाथ डालो, निकाल लो 2-4 दाने, बस सोचो मत। तो यहाँ पर क्या है, वो प्रोबेबिलिटी है, मतलब यहाँ पर हर एक दाने के आने के चांस इक्वल थे। तो ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मेथड माना जाएगा। समझ में आ गया सभी को? रैंडम तरीके से हम निकालेंगे जब। तो यहाँ पर नाम याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार तो डायरेक्ट नाम ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, एरिया और मल्टी स्टेज, ये नाम है इसके। नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा जजमेंट, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो इनका नाम याद कर लीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल रैंडम में क्या होता है, हम सिंपल तरीके से, हम अपनी मतलब आंख बंद करके आप एक तरीके से कह सकते हो, आप दाने उठाओगे और चेक करोगे कि क्या वो चावल पक चुके हैं, तो ये सिंपल रैंडम हो गया। सिस्टमेटिक में क्या होता है कि हम सैंपल बनाने के लिए सिस्टम बनाते हैं, जहाँ पर सपोज करो 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 बच्चे हैं क्लास में, जहाँ पे हमें 10 बच्चों का सैंपल निकाला है, 10 बच्चे इसमें से ड्रॉ करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जिसका रोल नंबर 3-3 करके है, मतलब 3 है, फिर 13 है, फिर 23 है, इस तरीके से हम उनको उठा करके सैंपल में डाल देंगे। तो इस तरीके से अगर आप ले रहे हो तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी मेथड का पार्ट है। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि हम एक स्ट्रेटा बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, और फिर यहाँ पर हम चुनते हैं, यहाँ से 4 दाने यहाँ से ले लिए, 4 दाने यहाँ से ले लिए, इस तरीके से आप कर लोगे। क्लस्टर में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा गाइस कि एक 4 ग्रुप बने होंगे इस तरीके से, और यहाँ से मतलब ज़्यादा ग्रुप है, सपोज करो 8-10 ग्रुप है, जिसमें जो पॉपुलेशन है हेट्रोजीनियस है। तो यहाँ पे क्या है कि अलग-अलग तरीके से, जैसे सपोज करो यहाँ पर क्लास कॉलेज है, सपोज करो इसके अंदर ये कॉलेज है, जहाँ पर साइंस के बच्चे भी हैं, कॉमर्स के भी हैं और आर्ट्स के भी हैं। यहाँ भी साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के एंड आर्ट्स के हैं। तो हमने क्या किया, इन 10 सैंपल्स इस 10 आइटम में 2 आइटम उठा लिए, किसे उठा लिया, किसे उठा लिया, और यहाँ पर हमने स्टडी कर ली। तो ये हो जाएगा आपका क्लस्टर के अंदर। एरिया में क्या आ जाएगा गाइस कि यहाँ पर हम पर्टिकुलर एरिया की स्टडी कर रहे हैं। सपोज करो एक दिल्ली का एरिया है, एक रीजन है, जहाँ पर हम रैंडम तरीके से कुछ एरिया चुन लेते हैं, जैसे लाजपत नगर चुन लिया हमने स्टडी के लिए, आनंद विहार चुन लिया स्टडी करने के लिए, है ना, और इस तरीके से अपना आईटीओ चुन लिया, ठीक है। तो इस तरह की कुछ एरिया हमने चुन लिया और फिर उस पर स्टडी कर लिया हमने। तो ये हो सकता है। मल्टी स्टेज में क्या होगा गाइस कि यहाँ पर हम अलग अलग स्टेज में अलग अलग, जैसे नाम से पता चला होगा कि मल्टी स्टेज का मतलब है कि हर एक स्टेज पे हमने सैंपल चुना है। यहाँ पर स्टेज वाइज सैंपल चुने जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, हमने हर एक स्टेट के अंदर ये देखा कि भाई हर एक स्टेट के अंदर कितने कितने कॉलेज हैं, 50-50 कॉलेज हैं सभी में, हमने ये देखा, ठीक है। तो हमने काम किया, इन सभी स्टेट्स में हमने रैंडम तरीके से 5-5 कॉलेज ले लिए। तो यहाँ पर सपोज करो 5 स्टेट पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो 25 कॉलेज हो गए। अब इन 25 कॉलेजों में हमने जब विजिट किया, तो हमने क्या देखा कि इन 25 कॉलेजों में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बहुत ज़्यादा है। तो हमने क्या किया कि इन सभी कॉलेजेस में विजिट करके हमने जो सेक्शन ए था, केवल उन स्टूडेंट्स को उठा लिया। हमने देखा सेक्शन ए के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, तो हमने क्या किया, जो सेक्शन में जो बच्चे फ्रंट पे बैठ के स्टडी करते थे, फ्रंट के 1-2 डेस्क पे बैठ के स्टडी करते थे, उनको उठा लिया। यहाँ से सैंपल बन गया हमारा। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्टेज बन गई, एक ये स्टेज, फिर ये स्टेज, फिर ये स्टेज, फिर फाइनल सैंपल मिल गया। तो इसे कहा जाएगा मल्टी स्टेज सैंपलिंग। और इसी तरीके से आपका जजमेंट सैंपलिंग हो जाएगा, जहाँ पर हमने अपने जजमेंट से जो है चीज़ों को चुना, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज थी, जो हमें सही लगा हमने उसको चुन लिया। तो जजमेंट सैंपलिंग ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी मर्जी चलेगी, इसलिए नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया। कन्वीनियंट सैंपलिंग का मतलब है कि जो हमारे लिए कन्वीनियंट था हमने उसको चुन लिया। जैसे जैसे कुकर की सीटी वाला एग्जाम्पल था कि कुकर में चावल बन चुके हैं, तो इसमें आपने देखा कि जो कुकर के ऊपर चावल है वो आपके लिए चुनना बहुत ईजी है, लेकिन जो कुकर के नीचे चावल है यहाँ पर तली में, उनको चुनना बहुत मुश्किल है। तो आपने क्या किया, ऊपर की चावल चुन लिया, बस बात खत्म। तो ये कन्वीनियंस बोला जाएगा, मतलब जो आपके लिए कन्वीनियंट लगा आपने उसको चुन लिया और बाकी छोड़ दिए। तो ये कन्वीनियंस सैंपलिंग हो जाएगा। कोटा सैंपलिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने कोटा फिक्स कर दिया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब में कि अगर 100 पोस्ट निकली हैं, तो इसमें 27% पोस्ट ओबीसी को जाएंगी, और यहाँ पर बाकी फिर SC ST को जाएंगी, और बाकी जो बचेगा वो जनरल को जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हमने कोटा फिक्स कर दिया कि मतलब हर एक कैटेगरी से हमें इतने इतने लोग लेने ही हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मॉल में हमें स्टडी करनी है कि मॉल में कितने लोग घूमने आते हैं, या यहाँ पर किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक जो डेटा लेना है 50 लोगों का, इसमें हमने कोटा फिक्स कर दिया कि भाई इसमें से 30 लोग मेल होने चाहिए,
और बाकी 20 लोग फीमेल होने चाहिए। इस तरीके से हमने कोटा फिक्स कर दिया। तो ये क्या है, कोटा सैंपलिंग है, जहाँ पर हमने एक नंबर ऑफ परसेंटेज जो फिक्स कर दिया कि हमें इतने लोग चाहिए ही चाहिए। पैनल सैंपलिंग का मतलब क्या है, एक पैनल बनता है जिसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं बार बार। तो जैसे एक इसका एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, जियो। जब जियो ने अपनी सिम लॉन्च करी तो उन्होंने क्या किया, पहले अपने एम्प्लॉय को सिम दे दी कि भाई आप लोग ये काम करिए, इस सिम का यूज़ करिए और देखिए कैसा चल रहा है, मतलब इंटरनेट कैसे चल रहा है, नेटवर्क कैसे आ रहे हैं। तो उन्होंने एक बार में स्टडी नहीं करी, पहले इनको एम्प्लॉय को अपनी जियो सिम बांटी, 1 महीना उन्होंने यूज़ किया। फिर उन्होंने देखा कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ आ रही है, कुछ इस तरीके से काम करो, तो अगले महीने फिर से उन्होंने उनको यूज़ करने के लिए दिया गया। फिर 1 महीना और यूज़ करने के लिए दिया गया, फिर 1 महीना और यूज़ करने के लिए दिया गया। तो पैनल सैंपलिंग में क्या होता है कि हम सेम ग्रुप से, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयी हैं या जो भी हमारा सैंपल है, जो भी हमारा एरिया ऑफ स्टडी है, उसको हमने क्या किया, बार-बार स्टडी करी, उसी उसी ग्रुप पे बार-बार स्टडी करी और फिर जाके हमने रिजल्ट ड्रॉ कर दिया कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। तो इसे कहा जाएगा पैनल सैंपलिंग, जहाँ पर हम एक पैनल बना देते हैं और उसी पे हम बार-बार स्टडी करते हैं 4-5 बार, 6 बार। स्नोबॉल सैंपलिंग, नाम से पता चल रहा है स्नोबॉल का मतलब है कि एक स्नो की बॉल है, मतलब स्नोबॉल है, और यहाँ पर एक चेन से बनी होती है और यहाँ पर मतलब ये जो चेन है वो बन जाती है, इसकी वजह से बॉल लुढ़कती हुई आएगी ना नीचे, तो बाकी लोगों को टच करती हुई जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए कोई ड्रग्स लेता है, तो हमने देखा कि भाई पर्सन ए जो ड्रग ले रहा है, अब हमें नहीं पता कि दूसरा बंदा कौन ड्रग लेता है, तो हमने उससे पूछा कि दूसरा बंदा कौन है, वो बताएगा बी भी ड्रग लेता है, बी बताएगा सी ड्रग लेता है। इस तरीके से हमने एक सैंपल बना दिया। तो यहाँ पर स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाएगा, जहाँ पर जो हमारे आइटम होते हैं वो हार्ड टू रीच होते हैं, उनको तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, तो एक दूसरे को बताते जाते हैं और हम लोग उन तक पहुँचते जाते हैं। गाइस देखिए, सैम्पलिंग से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा रैंडम सैम्पलिंग का मेथड है और कौन सा नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मेथड है। तो जनरली इस तरह का क्वेश्चन बनता है, बट अभी यूजीसी नेट की पीवाईक्यूज को देखा मैंने, तो वहाँ पे एक तरह मुझे इस तरह का एक क्वेश्चन और मिला जिसमें पूछा गया था, आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग टेक्निक्स दैट आर फॉर स्टडिंग हिडन पॉपुलेशन। हिडन पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब स्टडी करने के लिए किस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। तो इसमें गाइस स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड का यूज होता है, जिसमें जनरली हम इस तरह की पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, मतलब आइटम्स की नॉलेज हमें नहीं होती है जिसके ऊपर स्टडी की जानी है। जैसे सपोज करो कोई ड्रग अडिक्ट है, कोई ड्रग लेता है, तो अब आपको नहीं पता कि सोसाइटी में कौन कौन ड्रग लेता है आपको, लेकिन आपने आइडेंटिफाई किया कि एक ऐसा पर्सन आपने देख लिया कि भाई ये तो ड्रग ले रहा है, तो फिर आपने उससे पूछा, क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट होंगे कि उस वो जानता होगा कि कौन दूसरा बंदा कौन है जो ड्रग लेता है सोसाइटी में, या जहां से उसने परचेज किया होगा उसके बारे में जानता होगा, तो ये दूसरे के बारे में बताएगा, दूसरा तीसरे के बारे में बताएगा, तीसरा चौथे के बारे में बताएगा। इस तरीके से जो है हम एक हिडन पॉपुलेशन पे रिसर्च कर लेते हैं। तो स्नोबॉल सैंपलिंग जो है इस तरीके से काम करती है, और इसी वजह से इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, स्नोबॉल सैंपलिंग। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो जनरली आपको ज्यादातर तो टाइप सी पूछी जाती है कि बताओ कौन सा रैंडम है कौन सा नॉन रैंडम है, बट फिर भी आपको उस तरह के जो क्वेश्चन है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है गाइस आपका प्लेजरिज्म, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बने एग्जाम में। प्लेजरिज्म का मतलब होता है किसी काम को चोरी करना, स्पेशली आज जब आप रिसर्च काम कर रहे हो तो रिसर्च के काम को चोरी नहीं करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल थेफ्ट बोला जाता है, मतलब आपने आपके किसी बौद्धिक चोरी करी, किसी दिमाग के किए हुए काम को आप चोरी कर रहे हो, तो यहाँ पर इस तरह की जो रिसर्च में चोरी की जाती है, हम किसी काम को कॉपी कर लेते हैं विदाउट उसको क्रेडिट दिए हुए, है ना, तो उसे कहा जाएगा प्लेजरिज्म। अब यहाँ पर प्लेजरिज्म जो है इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसको समझना आपको जरूरी है। डायरेक्ट प्लेजरिज्म होता है जहाँ पे आप किसी के काम को डायरेक्टली कॉपी कर लो, बिना बिना उसके वर्ड में कोई चेंज करे, डायरेक्ट आपने कॉपी कर लिया, वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लिया आपने। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ प्लेजरिज्म, जहाँ पे आपने खुद के काम को कॉपी कर लिया, जैसे मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा, उसको पब्लिश करा दिया। अब अगले साल जब मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ तो यहाँ का मैंने इसके 2 पेजेस कॉपी कर दिए, इसमें डाल दिए, इस जगह कहा जाएगा सेल्फ प्लेजरिज्म, मतलब अपने ही काम को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है कि हम किसी के काम को अपने खुद के शब्दों में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि मैंने खाना खा लिया है, जैसे मैंने खाने में दाल रोटी खा ली है, ये मैंने लिखा। और उसके बाद कि मेरे काम को कोई चोरी कर ले, कोई बोले कि दाल रोटी खा ली है मैंने, तो ये क्या है, आज मैंने खाना खा लिया दाल रोटी, और दाल रोटी खा ली है मैंने, तो एक्टिव पैसिव कर दिया, मतलब आपने पैराफ्रेज कर दिया, बात वही है लेकिन आपने अपने शब्दों में लिख दिया, तो इसे भी एक तरीके से चोरी ही कहा जाएगा। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म होता है, मतलब कोई जानबूझ के नहीं करता, बट अनइंटेंशनली चीजें चोरी हो गई, मतलब गलती से किसी का कॉपी कर लिया हमने और उसको हम क्रेडिट देना भूल गए, तो ये जो कहलाएगा एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, नाम से पता चल रहा है। कंप्लीट प्लेजरिज्म का मतलब है कि कंप्लीट आपने पूरी की पूरी थीसिस उठाई और या फिर रिसर्च पेपर उठाया, उसका नाम डिलीट किया, अपना नाम लिखा और पब्लिश करा दिया, तो ये क्या है, कंप्लीट किसी के काम को चोरी कर लेना, नाम से पता चल रहा है।
ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट समझ में आ गया ना। प्रत्यक्ष चोरी, स्व साहित्यिक चोरी मतलब खुद खुद के काम को चोरी कर लेना, साहित्यिक चोरी, आकस्मिक साहित्यिक चोरी, पूर्ण साहित्यिक चोरी। तो ये है, बाकी आप एक बार पढ़ लेना, मैंने तो एक्सप्लेन हिंदी में ही किया है। प्लेजरिज्म की जो पेनल्टीज हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो गाइस याद रखिए। लेवल इसके 4 होते हैं, क्योंकि 0 से शुरू होता है, तो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से काउंट करेंगे तो यहाँ पे टोटल 4 लेवल होते हैं। एग्जाम में पूछा गया कितने लेवल है, तो आप आंसर करेंगे 4, ना कि 3। तो वैसे तो देखा जाए 3 होंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन काउंट करेंगे तो 4 लेवल होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाए, एक बार पूछा गया था कि कितने लेवल होते हैं, तो 4 आंसर करना है आपको। 0 लेवल पे होता है जहाँ पर 10% तक की चोरी करी गई है, तो यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, नो पेनल्टी, है ना, माइनर सिमिलरिटी। लेवल 1 होता है जहाँ पर 10 से 40% तक की चोरी करी है, तो यहाँ पर आपको अपना विड्रॉ करना पड़ेगा मैन्यूस्क्रिप्ट जो भी आपने सबमिट किया है थीसिस या एसेस पेपर। दूसरा आपका सिमिलरिटी 40% से लेकर के 60% तक पाएगी, तो उस केस में क्या होगा, मैन्यूस्क्रिप्ट विड्रॉ करनी है, शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एन एनुअल रेज, मतलब कि गाइड को जो फैकल्टी उनको रेज नहीं मिलेगा, 1 साल का प्रमोशन नहीं मिलेगा, पैसे नहीं बढ़ेंगे उनके। और वो एनी न्यू मास्टर और एमफिल डिग्री वाले स्टूडेंट्स को भी 2 साल तक गाइड नहीं कर पाएंगे। और अगर 60% से ज़्यादा सिमिलरिटी पाएगी, तो उस केस में क्या होगा, मैन्यूस्क्रिप्ट जो है विड्रॉ हो जाएगी। विल नॉट बी गिवन ऑप्शन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव एनुअल इंक्रीमेंट, 2 साल तक का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। और वो 3 साल तक किसी भी मास्टर डिग्री वाले या फिर पीएचडी वाले कैंडिडेट्स को गाइड नहीं कर पाएंगे। तो गैस ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लास्ट की जो 2 पेनल्टी हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए अभी लास्ट सेशन में देखा जाए तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। गाइस देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, जिसको कि प्लेजरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। सो अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस ऑन प्लेजरिज्म, अप टू व्हाट परसेंटेज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टेक्स्ट डज नॉट इनवाइट पेनल्टी। तो यहाँ पर जो है पेनल्टी किस लेवल तक नहीं लगती है, ये यही पूछा जा रहा है, डज नॉट प्रोवाइड, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था जस्ट अभी कि 10% तक जो है पेनल्टी नहीं लगती। अगर आपने 10% कॉपी किया, प्लेजरिज्म पाया गया, तो पेनल्टी नहीं लगेगी। इससे ज्यादा अगर करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, लेवल के हिसाब से लगती है, लेवल 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो जो भी लेवल है आपका, उसी लेवल के हिसाब से आपकी पेनल्टी लगती है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च गाइस एक ऐसा टॉपिक है जहां से 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो इसके स्टेप्स याद कर लीजिए। पहला होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अगर पूछा जाए, अगर इसकी जगह लिखा हो डिफाइन द प्रॉब्लम तो भी सही है, ये पहला स्टेप होता है। लिखा जाए आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम तो भी सही है। या लिखा हो फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, अगर ये लिखा हो फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम या फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, तो ये भी पहला स्टेप है। जो पहला स्टेप होगा उसको अलग अलग शब्दों में बोला जा सकता है, लेकिन मतलब सबका एक ही है कि जो प्रॉब्लम है उससे आप स्टार्ट करोगे ना। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या डिफाइन करना प्रॉब्लम को, या फिर क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना, वो पहला स्टेप कहलाएगा। फिर आता है डेवलप करना है रिसर्च क्वेश्चन को, वो दूसरा स्टेप हो जाएगा। और वैसे अगर ये ना गिवन हो, अगर यही पूछ लिया जाए कि डेवलप रिसर्च प्रॉब्लम, तो ये भी पहला स्टेप हो जाएगा। मतलब डिपेंड करता है कि एग्जाम में आपके क्या गिवन है, कितने स्टेप्स गिवन है। अगर 4 पूछे गए हैं और ये 4 दे दिए, तो फिर यही हो जाएंगे ना 4। जब पहला पूछा ही नहीं गया, तो फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ये। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ध्यान रखना एग्जाम में पूछा किस तरीके से गया क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। डेवलप रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू लिटरेचर हो गया, फिर सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। रिव्यू लिटरेचर में होता है कि स्टडी करना कि पुराने इस टॉपिक पे पहले कितनी रिसर्च हो चुकी है, तो ये हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, हम ऑब्जेक्टिव उद्देश्य बताते हैं कि हम स्टडी क्यों कर रहे हैं ये, और हाइपोथेसिस सेट करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन लिखना जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे क्या पैरासिटामोल कोरोना पे असर करती है, तो ये लिख देना, इसका मतलब हाइपोथेसिस आपने लिख दिया कि हाँ ये करती है। और हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर नल हाइपोथेसिस, जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो जाएगी। चूज अ स्टडी डिजाइन, उसके बाद आपने स्टडी डिजाइन किया जिसमें आप देखेंगे कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कौन कौन से मेथड यूज करने हैं हमें। तो फिर उसके बाद हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद प्रोसेस करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग रिजल्ट ड्रॉ कर देंगे, मतलब रिपोर्ट लिख देंगे या फिर रिजल्ट ड्रॉ कर देंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इजी स्टेप्स हैं, आई होप सबको समझ में आ गया है। अगर आपको रिसर्च पेपर लिखना नहीं आता है, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है। क्योंकि अब देखो, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो ऐसे में आपके पास रिसर्च पेपर होने जरूरी है। इसके 2 नंबर मिलते हैं हर एक रिसर्च पेपर के। तो रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाए, आई थिंक आपको नहीं पता होगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, इससे आपको रिसर्च पेपर में लिखने में बहुत आसानी मिलेगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है किस तरीके से आपको रिसर्च पेपर लिखना होता है। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, जब भी आपको टाइम मिले आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस। रिसर्च एथिक्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं आज के टाइम पे, तो इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपकी रिसर्च में, प्रोटेक्शन होना चाहिए ह्यूमन सब्जेक्ट का। अगर ह्यूमन पे स्टडी कर रहे हो, एनिमल पे कर रहे हो, तो उसकी केयर करनी है हमें, उसकी जान से नहीं मारना उसको, मतलब इस तरीके से रिसर्च करनी है। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन करना है, जहां पर हमें पैसे ना दे करके, मतलब जेन्युइन तरीके से हमें रिसर्च को पब्लिश करवाना है।
कॉन्फिडेंशियल रहना है, हमारा जो डेटा रखा है हमने दिया है उसके पर्सनल नेम जो हमें रिवील नहीं करने की, कहाँ से डेटा किस तरीके से इकट्ठा किया है। रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट, किसी दूसरे के काम को कॉपी नहीं करना है, हमें खुद के काम को बनाना है। और ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखनी है, निष्पक्षता रखनी है, किसी की तरफ पक्षपात को नहीं, पक्षपात जो है रिसर्च नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं guys, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट हो गया है। ग्रामरली कॉपी लीक्स हो गया, आइथेंटिकेट, प्रो राइटिंग एड, प्लेजरिज्म हो गया, प्रीपोस्ट सीओ हो गया, इसके अलावा क्यू टेक्स्ट हो गया, प्लेजरिज्म डिटेक्टर, फ्लैग स्कैन, यूनिचेक स्क्राइबर, टर्निटिन हो गया, इसके ऊपर तो पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, स्मॉल एसईओ टूल, कॉपी स्केप, पेपर रेटर, डुप्लीचेकर, डुप्लेजियम। तो इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं, पूछे जा चुके हैं। अब गाइस देखो, इसके अलावा भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज शोध गंगा। शोध गंगा, शोध शोध गंगोत्री, और इसके अलावा शोध सिंधु, शोध सिंधु। ये आपको एक बार गो थ्रू कर लेने हैं। अगर आपको पता है इनके बारे में, थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्या होते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए किस चीज़ से रिलेटेड है। शोध गंगा जो है वो थीसिस से रिलेटेड है, फिर रिसर्च पेपर से रिलेटेड है। गंगोत्री और शोध सिंधु, इनके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए, बिकॉज ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इनके बारे में जरूर कमेंट करिए सभी लोग जिनको पता है इसके बारे में। गाइस देखो, इस तरह के लेक्चर्स को क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगते हैं, तो इसलिए आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है। जब आप अपना फीडबैक देते हो, कमेंट सेक्शन में कुछ वर्ड्स लिख देते हो, तो उससे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप अपना फीडबैक दिया करो, कुछ वर्ड्स लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस इतना ही काम करना है। इतना कर लोगे तो भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो गाइस ये काम जरूर करें आप लोग, और लेक्चर्स को शेयर किया करो। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, कोई फ्रेंड आपकी तैयारी कर रहा है, क्लासेस देखना चाहते हो, तो आप उसके साथ जरूर शेयर करें इस तरह के वीडियोस को। आप देखो गाइस, यहाँ से फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस देखो, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग काफी सारे होते हैं, बट एपीए और एमएलए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें एपीए की, तो इसके अंदर आप देखेंगे एपीए वाले स्टाइल में ऑथर लास्ट नेम पहले आता है यहाँ पर, इसके बाद आएगा जैसे नाम है अनिल वर्मा, इस तरीके से नाम है, अनिल वर्मा नाम है, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, वर्मा आएगा यहाँ पर। फिर अनिल जो है ए आ जाएगा, अनिल का ए ले आ जाएगा यहाँ पर। फिर यह कौन से ईयर में पब्लिकेशन हुआ है, फिर आर्टिकल का नेम आ जाएगा, और पब्लिकेशन किसने कराया है उसका नाम आ जाएगा। ये एपीए स्टाइल होती है, ये आपको याद रखना है, बिकॉज कई बार रेफरेंसिंग स्टाइल से क्वेश्चन बन जाते हैं। होता है एमएलए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, इसमें क्या होगा, लास्ट नेम पहले आ जाएगा, जैसे वर्मा आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर पूरा नाम आएगा अनिल, यहाँ पर पूरा नाम लिखा जाएगा अनिल। फिर टाइटल आ जाएगा जिस टॉपिक पे लिखा गया है, टाइटल ऑफ मीटिंग, देन आपका ईयर आ जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा लोकेशन, कहाँ पे किस जगह पे ये पब्लिश कराया गया है, और फिर आ जाएगा कि आपके एक्चुअल में वो चीज़ है क्या, जैसे रिसर्च पेपर है, थीसिस जो भी है वो आ जाएगा। अब गाइस देखिए, रेफरेंसिंग स्टाइल से इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपका यूजीसी नेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया ना एपीए एमएलए स्टाइल अच्छे से, तो आराम से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे एग्जाम में। तो गाइस इस क्वेश्चन था स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 गिवन है, आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है, इन अ रेफरेंस रिटन इन एपीए स्टाइल द फर्स्ट नेम ऑफ एन ऑथर इज रिटन फर्स्ट। जो ऑथर का फर्स्ट नेम है वो पहले लिखा जाता है, तो बिल्कुल गलत बोला जा रहा है। ऑथर का जो लास्ट नेम है वो पहले आता है, अभी जस्ट हमने देखा। स्टेटमेंट नंबर 2 कहती है, इन अ रेफरेंस रिटन इन एपीए स्टाइल, ठीक है, द ईयर ऑफ द पब्लिकेशन इज रिटन आफ्टर द पेज नंबर। पेज नंबर के बाद आता है क्या ईयर ऑफ पब्लिकेशन, बिल्कुल नहीं भाई, जस्ट नेम के बाद ही ईयर आ जाता है, जस्ट नेम के बाद ही तो ईयर आता है। दिखाऊं मैं आपको, एक बार दिखाता हूँ, देखो देखो, एपीए स्टाइल में क्या होता है, ऑथर का लास्ट नेम पहले आता है ना। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 1 जो बोला गया था कि द फर्स्ट नेम ऑफ एन ऑथर इज रिटन फर्स्ट, तो बिल्कुल गलत बोला जा रहा है। फर्स्ट नेम नहीं, लास्ट नेम पहले आएगा। जस्ट हमने अभी पढ़ा कि भाई जो लास्ट नेम है ऑथर का वो पहले आता है एपीए स्टाइल में, ठीक है। और जस्ट नाम के जस्ट बाद ही ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है कि 21 ईयर में पब्लिकेशन किया गया है, तो है ना, नाम के जस्ट बाद आता है, पेज नंबर की बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ था कि द ईयर ऑफ द पब्लिकेशन इज रिटन आफ्टर द पेज नंबर, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है जस्ट जस्ट आफ्टर द नेम, नेम के जस्ट बाद ही आता है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, इनकरेक्ट हो जाएंगी। तो बोथ 1 एंड स्टेटमेंट नंबर आर इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया गाइस, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ लिया ना
API ML स्टाइल को तो भी आप आंसर कर पाएंगे। वैसे इसके इन दोनों के अलावा भी और भी स्टाइल होती हैं, लेकिन क्योंकि मैं छोटी सी क्लास ले रहा हूँ और रिवीजन पर्पज से है, तो इसलिए मैं इतना ही कवर करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जनरली API ML से क्वेश्चन बनते हैं, वैसे सिकागो से या फिर अदर स्टाइल से भी बन जाते हैं कई बार, IEEE से भी बन जाते हैं कई बार, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन API ML से ही बनते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर कंप्लीट कंटेंट चाहिए, कंप्लीट चीजें पढ़नी है आपको मिनिमम टाइम में, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर कंप्लीट कंटेंट आप मिनिमम टाइम में कवर करना चाहते हो तो इसके लिए आप कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कंप्लीट कंटेंट क्रिस्प वे में पढ़ाया हुआ है, जहां पर आपको हर एक चीज, मतलब हर एक तरह के डिफरेंसिंग स्टाइल भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। गाइस, नेट पास करने के बाद, यूजीसी नेट JADF क्वालिफाई करने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जॉब से रिलेटेड, कि जॉब कहाँ पे निकली हुई है, कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कि हमने अपनी ऐप के अंदर आप सभी के लिए डेडिकेटेड एक टैब बनवा दिया है, टीचिंग जॉब वैकेंसी अलर्ट, जहाँ पे हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं कि कहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो गाइज मेक श्योर आप इस ऐप को जरूर अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करें, बिकॉज ना सिर्फ नेट एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करती है ऐप, बल्कि आपको आफ्टर नेट क्वालिफाई करने के बाद भी आपकी जो है ये ऐप हेल्प करती रहेगी। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है ऐप के अंदर। जो ऐप हमारी इसकी होम पेज पे आप चेक कर लेना, इस कुछ फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेक श्योर गाइज आप अपने मोबाइल फोन में एग्जामिनेटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए जरूर से। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। ये गाइज कुछ फीडबैक है जिन्होंने लास्ट टाइम क्रैक किया था नेट JADF एग्जाम, और गाइज इसी तरीके से आप भी इस बार इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। गाइज देखो, इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की एग्जाम टारगेटेड टू द पॉइंट स्टडी करवाते हैं। अभी जून 2026 के एग्जाम के लिए सुपर फास्ट बैच अवेलेबल है मिनिमम फीस में। इसके अलावा 6 मंथ वाले कोर्सेज भी अवेलेबल है दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए। तो अगर 6 मंथ वाला आप इनरोल करते हो तो उससे आपकी अभी हेल्प हो जाएगी जून एग्जाम में भी, और आपका दिसंबर एग्जाम जो अपकमिंग सेशन होगा उसमें भी हेल्प हो जाएगी। तो आप चाहें तो 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल करके दोनों ही एग्जाम का एडवांटेज ले सकते हैं, इस आने वाले जून एग्जाम में भी और दिसंबर एग्जाम में भी। गाइज यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन गाइज मैं बता दूं करना क्या होगा, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स, शेयर जरूर करें इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। एंड गाइज अपना फीडबैक जरूर देके जाए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।